हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम पॉलिटी का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। केंद्र और राज्य संबंधों पर टिप्पणी लिखो। ये जो केंद्र राज्य संबंध है, हमारे विधायी संबंध कैसे हैं, प्रशासनिक संबंध कैसे हैं, तो ये सभी संबंध हमारे संविधान में जिस भी अनुच्छेद के तहत दिए गए होंगे, हम वो आज इस वीडियो में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, ये मेरे पॉलिटी का नोट्स है और मैं आपको पॉलिटी के नोट्स से पढ़ा रही हूँ। और यह हमारे पेपर सेकंड का जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसका सब्जेक्ट है। बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है। ये जो टॉपिक है ये अलग से सिलेबस में मेंशन किया गया है, इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ने से पहले पहली बार है मेरे चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ये मेरे राजनीति का नोट्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप इनको परचेज़ करना चाहते हैं तो इनकी प्राइस 450 रुपीज़ है। पूरा संविधान को मैंने कवर किया है, इसमें कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। साथ ही साथ इसके अलावा अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो इसके लिए एक पेड ग्रुप भी बनाया है मैंने। जो लोग मेरा नोट्स लेंगे उनके लिए वहाँ पे आपको एग्ज़ाम तक इसमें अपडेट दिया जाता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, केंद्र राज्य संबंधों पर टिप्पणी लिखो। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों का संघ है। इसका मतलब होता है जो हमारा भारत है, केवल भारत अकेला अगर राज्य नहीं होंगे तो भारत का कोई मतलब रहेगा क्या। तो जो भारत है वो राज्यों से मिलके बना होता है, इसी को हम संघीय व्यवस्था बोलते हैं। संघीय व्यवस्था हमने कनाडा से ली है। तो बता रहे हैं कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत जो है वो राज्यों का संघ है। भारतीय शासन व्यवस्था में जहां संघीय स्तर पर संसद के माध्यम से राष्ट्रीय महत्व के विविध विषयों पर विधि एवं नीतियां निर्मित होती हैं, वहीं राज्यों में राज्य विधानमंडलों के माध्यम से राज्य का शासन संचालित होता है। कहने का क्या मतलब है कि जो राष्ट्रीय स्तर की जो नीतियां होती हैं उन्हें केंद्र या संसद करता है, जो भारत का संसद है वो करता है। और अगर राज्यों में हो रहा है तो राज्य संसद मतलब राज्य का विधानमंडल मतलब विधान परिषद या विधानमंडल मतलब विधानसभा। तो अगर संसद इस राष्ट्रीय स्तर पे कोई नीति बन रही है तो उसका जो कानून बनाएगा वो कौन बनाएगा, भारतीय संसद बनाएगी। और राज्य स्तर पे कोई बन रहा है तो कौन बनाएगा, वो राज्य विधानमंडल बनाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संघीय संविधान एक द्वैत शासन व्यवस्था की स्थापना करता है। कैसे? द्वैत शासन मतलब होता है जैसे कि अमेरिका में है। द्वैत शासन मतलब होता है दो लोगों को प्रभुसत्ता प्राप्त हो, राज्य का अलग अपना सरकार हो, मतलब राज्य का जो सरकार हो उस पर केंद्र कोई हस्तक्षेप नहीं करे। राज अपने आप में प्रभु है, राज्य का जो सरकार है, और केंद्र का जो सरकार है वो अपने आप में प्रभु है। हमारे यहाँ ऐसी नहीं है, दिखाई देती है द्वैत शासन, लेकिन द्वैत शासन नहीं है। हमारी जो सत्ता है वो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के पास ही रहती है। तो संविधान ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि संघीय संविधान एक द्वैत शासन की स्थापना करता है, जिसके केंद्र में संघ सरकार और राज्य सरकार होती है। केंद्र में क्या होती है? केंद्र में भारत होता है, मतलब केंद्र सरकार होती है, और इसके चारों तरफ अलग अलग राज्यों की सरकार होती है। तो एक संघ सरकार होती है और चारों तरफ क्या होती है? राज्य सरकार। तो केंद्र में केंद्र सरकार का ही बोलबाला है हमारे यहाँ। भारत में अनेक प्रावधान ऐसे हैं जो केंद्रों को राज्य की तुलना में अधिक संपन्न बनाते हैं या अधिक प्रबल बनाते हैं। यही कारण है कि क्या होता है कि हम भी जानते हैं कि केंद्र के पास पावर ज़्यादा है और राज्य के पास पावर कम है। तो इन्हीं चीज़ों के चलते कभी कभी आपस में मतभेद हो जाता है, और ये मतभेद उस समय ज़्यादा हो जाता है जब दलीय सरकार अलग अलग हो। जैसे कि अभी हमारा मध्य प्रदेश का ले लें कि अभी तो हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार आ गई, इसके पहले कमलनाथ सरकार थी, और हमारे केंद्र में मोदी जी बैठे हैं, मतलब बीजेपी सरकार थी। तो बीजेपी सरकार केंद्र में है और प्रदेश में कांग्रेस सरकार है। तो दोनों के जब मत आपस में नहीं मिलते तो इनमें आपस में जो मतभेद उत्पन्न होते हैं और लड़ाइयाँ अंदर ही अंदर चलती रहती हैं, जो हमारे प्रजातंत्र के लिए और राजतंत्र के लिए दोनों के लिए ही बहुत बेकार है। तो भारत में अनेक ऐसे प्रावधान हैं जो केंद्र को राज्य की तुलना में अधिक प्रबल बनाते हैं। 1947 में भारत में विभाजन की स्थिति, देश का विशाल भौगोलिक आकार, धार्मिक बहुलता, देसी राजाओं की मानसिकता आदि ऐसे कई कारक हैं जिन्होंने संघीय शासन व्यवस्था के साथ साथ एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रावधानों को सम्मिलित करने पर बाध्य किया।
बहुत से लोग थे जिन्होंने, देश का भौगोलिक विस्तार मतलब बहुत बड़ा भौगोलिक स्तर है हमारे यहाँ का, तो एक ही व्यक्ति नहीं संभाल सकता है सबको। साथ में देसी राजाओं की अलग अलग मान्यताएं थी कि हमें भी सर्वोच्चता दो। तो इन सभी कारणों के कारण एकात्मक शासन व्यवस्था के प्रावधानों को सम्मिलित करने पर बाध्य किया। केंद्र और राज्यों के मध्य जो संबंध विभाजित है वो इस प्रकार से है। नंबर 1 विधायी संबंध है। विधायी संबंध मतलब होता है कानून बनाना। दूसरा होता है वित्तीय संबंध। वित्तीय संबंध मतलब पैसों से संबंध। और तीसरा होता है प्रशासन कार्यकारिणी संबंध मतलब प्रशासन से संबंधित। विधायी संबंध संविधान के अनुच्छेद 244 से 255 में दिया गया है। वित्तीय संबंध अनुच्छेद 264 से 293 में दिया गया है। और प्रशासन कार्यकारिणी संबंध अनुच्छेद 256 से अनुच्छेद 263 में दिया गया है। अब हम इनको अलग अलग तीनों प्रकार के संबंधों को पढ़ते हैं कि किस प्रकार केंद्र और राज्यों के बीच ये संबंध बताते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरा पॉलिटी का पेपर है। अगर आपको ये पेपर, यही नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, मेरे प्रिंटेड नोट्स नहीं है, मैं आपको भी हैंड रिटन नोट्स ही प्रोवाइड कराऊंगी। कुल मिला के आपको हस्तलिखित नोट्स बना बनाया मिल रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सअप नंबर पे। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है। अगर आप एक सब्जेक्ट पॉलिटी का नोट्स लेना चाहते हैं तो पॉलिटी का नोट्स मिल जाएगा, जिसकी आपको सॉफ्ट कॉपी भी मिल जाएगी और आपको हार्ड कॉपी भी मिल जाएगी। तो आज ही अपना नोट्स बुक कर दीजिएगा। आफ्टर 30 नोट्स की रेट बढ़ जाएगा। विधायी संबंध क्या है? तो अनुच्छेद 243 संसद व राज्यों के विधानमंडल द्वारा विधि के संबंध में प्रावधान करता है। अनुच्छेद 246 क्या बोलता है? जो संसद और राज्य के विधानमंडल हैं, मतलब संसद हमारी भारतीय संसद है जैसे कि लोकसभा, राज्यसभा, और राज्यों का विधानमंडल है जैसे कि राज्यों का विधानसभा, विधान परिषद द्वारा विधि के संबंध में प्रावधान है। अनुच्छेद 246 बताता है दोनों में किस प्रकार से विधायी शक्तियाँ बनती हैं। दूसरा अनुच्छेद 247 ये अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना संबंधित शक्ति है। संसद जो है 247 के अंतर्गत अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 के तहत राष्ट्रीय महत्व का किसी भी स्थल को अनुच्छेद 249 के तहत वह राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है और राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है यदि उसे वहाँ के विधानमंडल से 2/3 बहुमत प्राप्त हो जाए, तो केंद्र सरकार ऐसा कर सकता है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 250। आपातकाल के समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। जो आपातकालीन स्थिति है उस समय संसद राज्य सूची पर कानून बना सकती है। मतलब संसद को ये अधिकार है कि अगर अनुच्छेद 250 के तहत आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो संसद राज्य के किसी भी विषय पर कोई भी कानून लागू कर सकती है। अनुच्छेद 248 कहता है कि जो अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ हैं केंद्र के पास हैं। अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ, देखिए संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक है संघ सूची, एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। केंद्र में के संबंधित जो विषय हैं वो केंद्र सूची में है, जिन पे केंद्र नियम बना सकता है, विधि बना सकता है। राज्य के जो विषय हैं उसे राज्य बना सकता है। और तीसरा है समवर्ती सूची, इसमें केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। एक और चौथी सूची जोड़ी गई, इसका नाम है अपशिष्ट सूची। अपशिष्ट सूची में कौन से आ जाएंगे? तो ऐसे विषय जिनको ना नाम दीजा, ना केंद्र में स्थान दिया गया है ना राज्य में स्थान दिया गया है, वो अपशिष्ट सूची में आ जाएंगे। तो अपशिष्ट विधायी शक्तियाँ मेनली किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। अब हम पढ़ते हैं वित्तीय संबंध। 7वीं अनुसूची में केंद्र को 22 मदों व राज्य को 19 मदों पर कर लगाने का अधिकार है। जो वित्तीय संबंध है उसमें कर लगाने की बात, क्योंकि राज्य को और केंद्र को दोनों को आय कर से ही प्राप्त होती है। तो 7वीं अनुसूची में केंद्र 22 प्रकार के कर लगा सकती है और जो राज्य है वो 19 प्रकार के कर लगा सकता है। किस प्रकार से करों का वितरण दिया गया है हम पढ़ते हैं। नंबर 1 अनुच्छेद 268 के तहत, देखो इसमें क्या होता है अनुच्छेद 268 में कि कर केंद्र लगाता है। कर किसके द्वारा लगाया जाता है? 268 में कर केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और एकत्रित राज्य द्वारा किया जाता है। लगाता तो केंद्र है
लेकिन एकत्रित कौन करता है? राज्य सरकार करता है। उदाहरण है इसका स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क एक केंद्र द्वारा लगाया गया टैक्स है जिसका ग्रहण किया जाता है, एकत्रित किया जाता है राज्य सरकार द्वारा। नेक्स्ट अनुच्छेद 269। अनुच्छेद 270 कर जो है केंद्र द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं। 268 भी केंद्र द्वारा लगाया जाता है, 268 भी केंद्र द्वारा लगाया जाता है और इसका जो वितरण है वो राज्यों में कर दिया जाता है। 269 में देखिए यहाँ पे एकत्र राज्य कर रहा है लेकिन सौंप दिया जाता है केंद्र को। अनुच्छेद 269 के तहत जो केंद्र पर लगने वाला जो कर है वो राज्य को वितरित कर दिया जाता है, जैसे कि समाचार पत्रों पे लगने वाला कर केंद्र द्वारा लगाया जाता है लेकिन वितरित ये राज्यों को कर दिया जाता है। नेक्स्ट अनुच्छेद 270 के तहत केंद्र द्वारा लगाए व एकत्रित किए जाते हैं। लगाया भी केंद्र द्वारा जाता है और एकत्रित भी केंद्र द्वारा किया जाता है, जैसे कि इनकम टैक्स कर या आयकर। नेक्स्ट अनुच्छेद 271 के तहत संसद अधिभार लगाती है पूरी तरह। इस 271 जो अनुच्छेद है उसके तहत संसद ही जो कर पे अधिभार लगाती है, ना वो किसी को वितरित करने को बोलती, ना वो कलेक्ट करने को बोलती। इस पे पूरा का पूरा अधिकार केंद्र का रहता है। तो इस प्रकार ये हर केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध हो गए थे। तो फ्रेंड हमने क्या पढ़ा? इसके वित्तीय संबंध पढ़े केंद्र और राज्य के। फिर हमने ये विधायी संबंध पढ़े कि किस प्रकार से जो केंद्र सरकार है वो वित्तीय आपस में एक दूसरे के साथ वित्तीय संबंध बनाकर रहती है। अब हम पढ़ते हैं क्या? प्रशासनिक संबंध। प्रशासनिक संबंध में क्या है? प्रशासनिक संबंध अनुच्छेद 256 से 263 में है। अनुच्छेद 256 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस तरह होगा कि संसद द्वारा विधियों का उल्लंघन ना हो। कि राज्य अपनी कार्यपालिका का इस तरह प्रयोग करेगी, कि राज्य अपनी कार्यपालिका का ऐसा प्रयोग करेगी कि उस तरह संसद ने जो विधियां बनाई हैं उनका उल्लंघन ना हो, मतलब संसद के किसी चीज़ का उल्लंघन ना हो। दूसरा, राज्य कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग ऐसा करेगा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति में बाधा ना आए। मतलब राज्य अपना ऐसा काम करेगा, जैसे कि अभी कोरोना के चलते राज्य सरकार कहीं का कोई फैसला ले लेती है और अगर उस पर उसका प्रभाव केंद्र पे पड़ता है तो वो इसका उल्लंघन हो जाएगा। राज्य को कार्यपालिका को सख्त दिया जाता है आदेश कि वो कोई ऐसा काम ना करे जिससे केंद्र की कार्यपालिका में बाधा आए। संघ राज्य सरकार की सहमति से संबंधित विषय को उसे सौंप सकता है। संसद चाहे तो कोई भी विषय को अगर कोई कानून बनाने के लिए वो राज्य सरकार को सौंप सकती है, राज्य सरकार से अनुमति लेकर। अनुच्छेद 261 के तहत वे एक दूसरे की कार्यवाही को मान्यता दे सकते हैं, राज्य केंद्र को और केंद्र राज्य को। राज्य के बीच विवाद होने पर अंतर्राज्यीय विषय परिषद का गठन कराता है। सो इस प्रकार फ्रेंड्स हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है कि केंद्र विधायी संबंध हमने कर लिए, वित्तीय संबंध हमने कर लिए और प्रशासनिक संबंध। फ्रेंड्स ये मेरे नोट्स हैं, देखिए इस प्रकार से फाइलें आपको मिलेंगी अगर आप घर मंगाना चाहते हैं। साथ ही साथ ये पेड ग्रुप हैं, ये पेड ग्रुप आपको मिल जाएंगे। इन पेड ग्रुप में आपको एग्ज़ाम तक नोट्स मिलता रहेगा और अलग अलग क्वेश्चन आंसर्स मिलते रहेंगे। इस प्रकार के नोट्स एथिक्स के रहेंगे और ये पूरे नोट्स का डिटेल है, आप देख सकते हैं हर सब्जेक्ट का इसमें डिटेल हुआ है। आप मेरे को व्हाट्सअप करके इस नंबर की जानकारी ले सकते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और पढ़ते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लिखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।